हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड सन 2025 के लिए उर्दू की कंप्लीट क्रैश कोर्स कराई जा रही है। इस ज़िम्न में आज हम तीसरी क्लास में दबिस्तान लखनऊ को पढ़ेंगे, इसकी खसूसियात जानेंगे और आखिर में दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लखनवियत क्या है ये जानते हैं। लखनवियत नाम है उस ख़ास तर्ज, अंदाज और रंग का जिसे लखनऊ के शुअराए मुतक़द्दिमीन ने अख्तियार करके परवान चढ़ाया और शुअराए मुतअख़्खरीन ने जिसकी तक़लीद की। लखनऊ के दबिस्तान शायरी से मुताल्लिक़ खसूसियात को, जो कि दिल्ली के दबिस्तान शायरी की खसूसियात से मुख्तलिफ और अलहदा हैं, लखनवियत से मौसूम किया जाता है। दिल्ली की खसूसियात क्या है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे दाखिलियत होती है, वहाँ पे सोज़ो गम होता है, वहाँ पे सादगी होती है, वहाँ पे विसाल से ज़्यादा हिज्र में मज़ा लिया जाता है, तसन्नो और बनावट नहीं होती है। ठीक उसका अपोजिट होता है दबिस्तान लखनऊ में। चूँकि यहाँ पे ऐशो इतरत थी, फरावानी थी, तो यहाँ के शुअरा की शायरी में भी वो चीज़ें झलकती हैं। क्या क्या खसूसियात हैं आगे हम बताएंगे। दबिस्तान लखनऊ के परवान चढ़ने में नवाबीन लखनऊ का जो आसिफुद्दौला है, उसने बहुत सारे दिल्ली के शुअरा को भी अपने जगह पे दावत दिया था आने का लखनऊ में। तो ये जो नवाबीन अवध थे, इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया था दबिस्तान लखनऊ को परवान चढ़ाने में, क्योंकि वो फ़ुन लतीफ़ा से बेहद दिलचस्पी रखते थे और अदबी व सकाफ़ती सरगर्मियों में ख़ुद भी हिस्सा लेते थे। दबिस्तान लखनऊ में मरसिया को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हुआ। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया को मेराज की बुलंदी पे पहुंचाया और रेख्ती का ईजाद भी लखनऊ में हुआ। बाज़ लोगों का मानना यह है कि रेख्ती के मूजिद हाशमी बीजापुरी हैं, लेकिन बहुत सारे अहम लोगों ने जैसे आज़ाद वगैरह ने रेख्ती का मूजिद सादत यार ख़ान रंगीन को करार दिया है और वो दबिस्तान लखनऊ के थे। कहा जाता है कि दबिस्तान लखनऊ की अहम ईजाद रेख्ती है। रेख्ती क्या होती है? औरतों के लबो लहजे में शायरी करना रेख्ती कहलाता है। चलिए अब दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, दबिस्तान लखनऊ की खसूसियात पढ़ते हैं। लखनऊ में खारजियत पे ज़ोर दिया जाता है। यहाँ निशातिया उन्सुर गालिब नज़र आता है। यहाँ के शोरा के यहाँ तसन्नो और बनावट बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ रियायत लफ्ज़ी, ज़िला जुगत, तशबीह व इस्तिआरे का पुरतकल्लुफ़ इस्तेमाल होता है। लखनऊ के शोरा जज्बात से ज़्यादा अल्फाज की नोक पलक संवारने में और ज़बान में लताफ़त पैदा करने में ज़ोर देते हैं। लखनऊ के शोरा के यहाँ उरियानियत है, फहिश निगारी है, निसाइयत और जिनसी ज़िदगी है। यहाँ मुआमला बंदी बहुत ज़्यादा है। मुआमला बंदी का इमाम किसे कहा जाता है आगे हम बताएंगे। मुबालगा आराई बहुत ज़्यादा है लखनऊ के शुअरा के यहाँ। तो लखनऊ के दबिस्तान की खसूसियात आपने जान ली। कौन कौन से अहम शुअरा हैं लखनऊ के, ये भी जान लेते हैं। देखिए, नासिख, इनको अदबी डिक्टेटर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ उसूल वज़ा किए थे और उस पर इन्होंने सख्ती से अपने शागिर्दों को अमल पैरा भी करवाया था। एक पहली वीडियो या दूसरी वीडियो में हमने आपको मुसहफ़ी बता दिया है कि उन्होंने उर्दू का नाम मुतय्यन किया। मुसहफ़ी नहीं बल्कि नासिख होना चाहिए, ठीक है। मुसहफ़ी भी दबिस्तान लखनऊ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आतिश, जुरात, ये आतिश जो हैं ये उस्ताद थे नसीम के, वही पंडित दयाशंकर नसीम, गुलजार नसीम के जो खालिक थे। जुरात, उसके बाद नसीम, इंशा अल्लाह खां इंशा, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, दरिया लताफ़त लिखी और सिल्के गोहर लिखी। अनीस व दबीर, ये दो मरसिया के सबसे बड़े नाम। अनीस को उर्दू शायरी का होमर कहा जाता है
پہلے یہ حزیں تخلص رکھتے تھے، بعد میں ناصح کے کہنے پہ انیس تخلص اختیار کر لیا، اور اس کے بعد دبیر یہ بھی ان کے ہم عصر تھے، ہم پلہ شاعر تھے۔ ایک کتاب شبلی نے لکھی تھی موازنہ انیس و دبیر، جس میں انہوں نے انیس کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن کمپیریزن میں موازنہ کرنے میں انہوں نے جانبداری برتی اور انیس کے اچھے شعر کے مقابلے میں دبیر کے تھوڑا کم اچھے شعروں کو انہوں نے کمپیئر کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ انیس اچھے شاعر تھے۔ لیکن بعض محققین کا کہنا ہے کہ انیس و دبیر ہم پلہ شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ شوق لکھنوی یہ بھی بہت اہم نام ہے، ان کی مثنوی زہر عشق بہت زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ زہر عشق ایک ایسی مثنوی ہے جس کے کردار زمین پر بسنے والے گوشت پوشتا ہیں۔ مرزا شوق کی لکھنوی زہر عشق میں ما فوق الفطرت عناصر یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹس نہیں ہیں۔ منیر شکوہ آبادی امیر مینا یہ بھی ایک شاعر ہیں، ایک بہت مشہور ان کا شعر ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ امیر کا ہی شعر ہے۔ جب دلی تاراج ہو گئی تو دلی کے کچھ شعراء بھی آئے لکھنؤ میں، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سے لوگ آئے؟ میر حسن آئے جنہوں نے مثنوی سیر البیان لکھی، مرزا محمد رفیع سودا جو کہ قصیدے کے نقاش اول ہیں، میر تقی میر جو کہ خدائے سخن ہیں، رنگین یہ دیکھیے رنگین جو ہے پہلے دلی کے تھے لیکن بعد میں آگے لکھنؤ میں، اور رنگین کو ہی موجد مانا جاتا ہے ریختی کا، انشا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے کہاں کے تھے؟ دلی کے، بعد میں آگے لکھنؤ میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ان کا نام، انشا کا نام آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دبستان لکھنؤ کے اہم شاعروں میں، ٹھیک ہے۔ اب چلیے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ کس دبستان کے شاعروں کے یہاں سوز و گداز ملتا ہے؟ ہم کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب ہم نے، رنج و غم کتنے کیے جمع کی دیوان بنا۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میر کہہ رہے ہیں، اور میر یہ دبستان دلی کے شاعر تھے۔ میر کے علاوہ بھی جتنے دلی کے شعراء ہیں زیادہ تر ان کے یہاں سوز و گداز دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ دلی کا ماحول ہی ویسا تھا۔ دلی کئی بار تاراج ہوئی، احمد شاہ ابدالی نے لوٹا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو کچھ شاعر دیکھتے تھے اس کو وہ اپنی شاعری میں ادا کرتے تھے، اس لیے دبستان دلی کے شاعروں کے یہاں سوز و گداز دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ لکھنؤ میں عیش و عطرت تھی، فراوانی تھی، تو وہاں پہ نشائیہ عنصر زیادہ ہیں اور فحاشی بھی ہے، معاملہ بندی اور مبالغہ آرائی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دلی اور دل کا مرثیہ یہ کس شاعر کی شاعری کو کہا جاتا ہے؟ تو میر تقی میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کہا جاتا ہے، خواجہ احمد فاروقی نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو یہ جو دبستان لکھنؤ کے دو اہم شاعر ہیں آتش اور ناسخ، یہ دونوں استاد شاعر تھے، ان دونوں میں ادبی چشمک کافی زیادہ تھی۔ پوچھا جاتا ہے کہ دبستان لکھنؤ کے کن دو شاعروں میں ادبی چشمک تھی؟ تو آتش اور ناسخ میں تھی، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ غزل کا عہد زریں، گولڈن پیریڈ آف غزل کس دبستان میں گزرا؟ تو میر و سودا کا جو دور ہے، میر و سودا کا دور، یہ غزل کا عہد زریں ہے جب یہ لوگ دلی میں تھے تب، تو دبستان دلی میں غزل کا عہد زریں گزرا۔ کس دبستان میں ہر طرف عیش و عشرت اور عیش و طرب کی محفلیں تھیں؟ تو دبستان لکھنؤ میں عیش و عشرت تھی، اسی لیے وہاں کی شاعری میں نشاطیہ عنصر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مرزا غالب نے کس دبستان کو دارالسرور کہا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے دو ہی دبستان کی بات ہوئی ہے، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ، تو انہیں دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ جی نہیں،
दबिस्तान रामपुर को मिर्ज़ा गालिब ने दारुस सुरूर कहा था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, दबिस्तान लखनऊ के किस शायर को, शहर को नहीं शायर को, किस शायर को, चूँकि बोल के टाइपिंग करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। दबिस्तान लखनऊ के किस शायर को मामला बंदी का इमाम कहा जाता है? तो जुरात को मामला बंदी का इमाम कहा जाता है। मामला बंदी ये दबिस्तान लखनऊ की खसूसियत है। नासिक का पूरा नाम क्या है? तो शेख इमाम बख्श नासिकी इनका पूरा नाम है। अदबी डिक्टेटर कहे जाते हैं। लखनऊ के एक नवाब थे गाज़ीउद्दीन हैदर, इन्होंने इनको मलिकुश शुरा का खिताब देना चाहा तो इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि इतने छोटे शायर से कौन मलिकुश शुरा का खिताब ले। चलो देखिए, वही सवाल है, किस शायर ने गाज़ीउद्दीन हैदर से मलिकुश शुरा का खिताब देने से मना कर दिया था? तो नासिख ने मना किया था। किस शायर को इल्म तिब पर महारत हासिल थी और तबाबत को उसने बतौर पेशा अख्तियार किया? ठीक है, तो वो हैं मिर्ज़ा शौक लखनवी। तसद्दुक़ हुसैन इनका नाम था। इनकी मसनवी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, ज़हरे इश्क। मिर्ज़ा शौक ये तबीब थे। ठीक है, तबाबत को इन्होंने बतौर पेशा अपना वो बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दबिस्तान लखनऊ के किस शायर ने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया? कहते हैं कि बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो ये आतिश हैं जो शायरी को मुरस्सा साजी का नाम देते हैं। दबिस्तान लखनऊ के किस शायर को अदबी डिक्टेटर कहा गया? तो अभी मैंने बताया, नासिक को अदबी डिक्टेटर कहा गया। कुछ सवाल मैं चाहता हूँ कि वर्बली पूछ लूँ कि वो कौन सा शायर है जिसने दिल्ली कभी नहीं छोड़ा? तो वो हैं ज़ौक़। दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको चंदूलाल शादा ने दावत दी थी दक्कन आने की, तो उन्होंने ये कहा कि हमको शायर न कहो, गर्च है मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ठीक है, अच्छा बताइए, दबिस्तान दिल्ली के किस शायर के यहाँ पूरे दीवान में न कोई कसीदा है, न मरसिया है, न मसनवी है? कौन है वो शायर? वो पैदा हुए 1721 ईस्वी में, 1785 में उनका इंतकाल हुआ। उनके वालिद भी शायर थे और अंदलीब तखल्लुस रखते थे। उनकी किताब असरारुस सलात है, इल्मुल किताब है। उनको मीर तकी मीर आधा शायर मानते थे। उनका एक शेर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि ज़िक्र मेरा ही वह करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पहुँचा तो कहा खैर ये मज़कूर न था। उनका एक और शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। तो ये कौन है? तो ये हैं ख्वाजा मीर दर्द। इनके पूरे दीवान में न कोई कसीदा है, न ही मरसिया और न ही मसनवी है। अच्छा, दबिस्तान लखनऊ का वो कौन सा शायर है जिसको उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा जाता है? पिछला जो सवाल आपने किया था, ये वाला सवाल जो आपसे हुआ था, उसी सवाल के जवाब का जवाब ये जवाब होगा जो मैंने अभी आपसे पूछा कि उर्दू शायरी का हाफिज़ किसे कहा जाता है? तो आतिश को कहा जाता है। अब्दुल सलाम नदवी ने इनको उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा था और ख्वाजा हैदर अली आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह भी कहा जाता है, फ़िराक गोरखपुरी ने कहा था। ठीक है ना? तो ख़त्म करें क्लास को। बताइए।
ختم کرتے ہیں. چلیے ایک سوال آپ لوگ مجھے وربلی بتائیں گے، اس کا جواب کمنٹ میں، ٹھیک ہے نا. میر تقی میر نے کل کتنے قصیدے لکھے، یہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی بس. ہمارا امتحان ہے 1 ہفتے تک چلے گا، اس کی وجہ سے بیچ میں تھوڑا کلاسز ڈسٹرب رہیں گی، تو آپ تھوڑا سا مینیج کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی والا امتحان ہے تو اس لیے تھوڑا سا مجھے پڑھنا پڑے گا، تو آپ تھوڑا سا مینیج کر لیجیے گا. اس کے بعد میں فری رہوں گا، پورا دن آپ کہیں گے تو پورا دن پڑھاتا رہوں گا، ٹھیک ہے. اوکے، خدا حافظ.